नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स चल रही है। ये चल रहा है चैप्टर नंबर 3, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? किसी एक कंट्री की इकोनॉमी का दुनिया की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होना। तो बेसिकली जिस हद तक इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेटेड है, आप कह सकते हो कि इंडिया बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड है। मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आप एक तरफ रखो इंडिया की इकोनॉमी को और दूसरी तरफ रखो आप एक नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया जैसे देश की इकोनॉमी को। कौन ज्यादा ग्लोबलाइज लगेगा? कौन ज्यादा दुनिया भर में ट्रेड कर रहा है? कहाँ की कंपनी किस मार्केट में आके ज्यादा काम कर रही है? ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की इकोनॉमी नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी से ज्यादा ग्लोबलाइज होगी, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी के बहुत जो एस्पेक्ट्स हैं वो दुनिया की इकोनॉमी से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। और अगर आप नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी को देखोगे तो उनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं दुनिया की इकोनॉमी से कटी हुई है। ठीक है भाई। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ग्लोबलाइजेशन इट इज एन आउटकम ऑफ द सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज दैट आर एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। यानी पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है और एक दूसरे से ज्यादा इंटीग्रेट कर रही है। और इसके लिए कुछ ऐसे नेटवर्क्स का क्रिएशन करना पड़ेगा और कुछ एक्टिविटीज ऐसी बनानी पड़ेंगी जो कि इकोनॉमिक, सोशल और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को पार कर जाती हैं। सोशल बाउंड्रीज मतलब इंडिया में लोगों के रहने का कल्चर अलग है, यूएस में लोगों के रहने का कल्चर अलग है, सऊदी अरेबिया में लोगों के रहने का कल्चर अलग है, भाषा अलग है, धर्म अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं। हजारों मील दूर बैठे हैं बट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज उनके बीच में नहीं आ रही है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू 1 मिनट में वीडियो कॉल और सब चीजें चल रही है। ठीक है ना भाई। इकोनॉमिक बाउंड्रीज कोई नहीं है, तो भाई वहां से पैसा भेजा तुरंत यहाँ पहुंच गया। तो बेसिकली दिस इज ग्लोबलाइजेशन। क्या कर रहा है ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश links in such a way that the happenings in India can be influenced by events happening miles away। मतलब इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर इफेक्ट दुनिया भर में कुछ और हो रहा है उससे बड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस इलेक्शंस में कौन जीत के आता है? बाइडेन जीत के आते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं। इसका इंडिया की पॉलिटिक्स से बहुत असर पड़ेगा। ये क्या है? ये एक प्रकार का ग्लोबलाइजेशन है, पॉलिटिकल एंगल है ग्लोबलाइजेशन का, इकोनॉमिक और सोशल एंगल से अलग। समझ गए भाई? तो कहीं ना कहीं पूरी एक दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना देना, एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बना देना, दिस इज बेसिकली इकोनॉमी। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आप बोलते हो आउटसोर्सिंग। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में एक चीज निकल के आती है, आप जिसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या? आउटसोर्सिंग मतलब अपने काम को किसी दूसरे देश को आउटसोर्स कर देना, उससे बोला कि भाई तुम हमारे बिहाफ पे ये काम करो। जैसा कि मैंने न्यूमरस टाइम्स आपको एग्जाम्पल दिया है कि भाई ब्रिटेन में काम करने वाली एक वॉशिंग मशीन बेचने वाली कंपनी अपने वॉशिंग मशीन के कस्टमर्स के लिए जो कॉल सेंटर खोलेगी वो इंडिया या वियतनाम जैसी कंट्री में खोलेगी। तो भाई इंडिया के लोगों को ट्रेन कर देगी ये इंग्लैंड वाली ये कंपनी कि भाई हमारी वॉशिंग मशीन के ये फीचर्स है, अगर कस्टमर्स कॉल करते हैं तो आपके पास फोन लगेगा। तो वी कस्टमर जैसा कोई कॉल सेंटर बेंगलोर या हैदराबाद में होगा, जो भी कंज्यूमर्स उस वॉशिंग मशीन के इंग्लैंड से कॉल करेंगे वो कॉल सीधे बेंगलोर के उस कॉल सेंटर में लगेगा और कॉल सेंटर वाले उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। ठीक है ना भाई। तो इंडिया की एक कंपनी वी कस्टमर जैसी कंपनी बाहर के एक्सटर्नल सोर्सेस से कोई ना कोई सर्विस उठा रही होगी, उसके बदले में कॉल सेंटर की सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी और उसके लिए पैसा ले रही होगी। और ऐसे बहुत प्रकार की सर्विसेज आउटसोर्स की जाती हैं। लीगल एडवाइस ले लीजिए, कंप्यूटर सर्विस ले लीजिए, एडवर्टीजमेंट, सिक्योरिटी, ऐसी ऐसी चीजें जो कि कंपनी का एक डिपार्टमेंट करता है, वो चीजें तक पूरी तरीके से आउटसोर्स कर दी जाती है। किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है और आउटसोर्सिंग का प्रोसेस बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है ग्रोथ ऑफ फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, वॉइस बेस्ड सर्विसेज इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो गई हैं, जिसको आप बोलते हो बीपीओ कॉल सेंटर्स। एक झटके में यूके में और इंडिया में बैठे हुए लोगों के बीच में कनेक्शन बन सकता है। वो कनेक्शन कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि वो आपस में एक दूसरे के सामने बैठे हो। तो भाई रिकॉर्ड कीपिंग हो, चाहे आपका कॉल्स के थ्रू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, ये सब चीजें ऑनलाइन की जा सकती हैं और इसके काफी फायदे भी हैं। जो फॉरेन कंपनीज आउटसोर्स करती हैं अपना काम इंडिया जैसी कंट्रीज में, तो इंडिया के लोगों को भी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है और फॉरेन वाली कंपनीज के भी खर्चे बचते हैं, क्योंकि अपने देश में अगर वो एम्प्लॉयज को हायर करके करती है तो उनका खर्चा ज्यादा होता। तो बैंकिंग सर्विसेज, अकाउंटेंसी, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, ये सब आउटसोर्स होता है। तो भाई इंडिया में हजारों ऐसे टीचर्स होंगे जो ऑनलाइन यूएस और यूके के बच्चों को इंडिया में बैठे बैठे रोज सुबह पढ़ाते होंगे। ठीक है ना भाई। तो यूके और यूएस के पेरेंट्स को खर्चा कम लगा और इंडिया वाले लोगों को भी थोड़े बहुत पैसे मिले। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक नहीं बताया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दो।
सारी वीडियो आपके लिए फ्री के लेके आ रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक की, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है, तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ठीक है भाई। तो भाई मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स की मदद से और इंटरनेट की मदद से, टेक्स्ट, वॉइस और विजुअल डाटा की मदद से आपने सर्विसेज को डिजिटाइज कर दिया और ये सर्विसेज रियल टाइम में ट्रांसमिट हो रही है नेशनल बाउंड्रीज, इंडिया से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच रही है एक झटके में, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, छोटी कंपनीज अब अपने सर्विसेज को इंडिया को आउटसोर्स कर सकती हैं और इंडिया वाले कहीं ना कहीं सर्विसेज को लेने के लिए बैठे हुए हैं। एक ये लड़की बेसिकली जो कि यूएसए किसी शहर में बैठी हुई है, वो इंडिया के किसी भी टीचर से पढ़ सकती है थ्रू इंटरनेट सर्विसेज, जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन या फिर ऑप्टिकल फाइबर किसी के साथ भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी सर्विसेज इन लोगों को मिलती है आउटसोर्सिंग के थ्रू, वो चीपर कॉस्ट पे मिलती है और रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल और एक्यूरेसी होता है उस सर्विस में। और बेसिकली स्किल्ड मैन पावर लो वेज रेट्स में अवेलेबल है डेवलपिंग कंट्रीज में, तो दोनों का फायदा ही फायदा है। यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वहां के लोगों के पैसे खत्म कम हो रहे हैं। फिर आगे बात की जाए ग्लोबल फुटप्रिंट की, तो देखते हैं भाई इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज है जिन्होंने दुनिया भर में अपने बिजनेस स्टैब्लिश किए हैं। ग्लोबलाइजेशन के चलते आप देखोगे कि इंडिया की बहुत सी कंट्रीज अपनी ब्रांचेस खोल के बैठी हैं दुनिया की दूसरी कंट्रीज में। यह एक एग्जांपल है ओएनजीसी विदेश। ओएनजीसी विदेश ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की एक सब्सिडरी है और ये ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है 16 कंट्रीज में, ठीक है भाई। तो आप कह सकते हो कि ओएनजीसी विदेश एक ऐसी कंपनी है जिसके 16 देशों में ऑपरेशन है। उसी प्रकार से टाटा स्टील नाम की प्राइवेट कंपनी 1907 में बनी। इट इज वन ऑफ द टॉप 10 ग्लोबल स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। इसके ऑपरेशन 26 कंट्रीज में है, 50 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है, 50,000 कंट्रीज को एम्प्लॉयमेंट देती है दूसरे कंट्रीज में। उसी प्रकार से एचटीएल टेक्नोलॉजीज जो कि टॉप 5 आईटी कंपनीज में आती है इंडिया की, इसके 31 कंट्रीज में ऑफिस हैं और बाहर 15,000 लोगों को हायर करती है। उसी प्रकार से डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज जो कि शुरुआत में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक बहुत छोटी कंपनी की तरह शुरू हुई, लेकिन आज के डेट में फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये एक बहुत बड़ा नाम बन गई है। कहीं ना कहीं दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और रिसर्च सेंटर्स खोल रखे हैं डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में। तो ये सब किसके दम पे हो रहा है? ये सब ग्लोबलाइजेशन के दम पे हो रहा है। अब जब बात आती है ग्लोबलाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे भूल सकते हो जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब बना ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? 1995 में बना और ये सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन था गैट का, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये गैट बनाया गया था 1948 में 23 कंट्रीज के साथ वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद। इस गैट का काम क्या था? ये गैट था एक ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि सारे मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को एडमिनिस्टर करेगा, एक रूल बेस्ड ऑर्डर को प्रमोट करने की कोशिश करेगा, एक इंटरनेशनल मार्केट बनाएगा जहां पे कंट्रीज के साथ इक्विटेबल तरीके से ट्रीटमेंट हो, सारी कंट्रीज आपस में अच्छे से बिजनेस और ट्रेडिंग कर सके, किसी के खिलाफ भी किसी प्रकार का इनइक्वालिटी, भेदभाव न हो। तो WTO is expected to establish a rule based trading regime। और रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजीम ऐसा रिजीम होता है जहां पे कोई एक पर्टिकुलर कंट्री आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस पुट अप नहीं कर सकती ट्रेड के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे WTO का भी गलत इस्तेमाल हुआ है। कैसे इस्तेमाल किया वो देखेंगे अभी। आगे क्या बता रहा है? इन एडिशन इट्स पर्पस इज टू आल्सो टू एनलार्ज प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो कहीं ना कहीं WTO का ये भी काम है कि भाई ट्रेड ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज में तो WTO का रोल प्ले करना ही है। कहीं ना कहीं दुनिया भर के रिसोर्सेज गलत तरीके से एक्सप्लॉइट ना हो रहे हो, सारी चीजें इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल तरीके से की जा रही हो, ये देखना भी WTO का काम है। और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट्स होते हैं ये गुड्स और सर्विसेज दोनों को कवर करते हैं। गुड्स और सर्विसेज में फर्क समझ गए ना? गुड्स मतलब टेंजिबल, तो आपने कपड़ा एक्सपोर्ट किया, आपने जनरेटर बना के उसको एक्सपोर्ट किया तो दिख रहा है, एक टेंजिबल एसेट है, गुड है। सर्विसेज क्या है कि भाई आपने कॉल सेंटर की सर्विसेज प्रोवाइड की, तो दिस इज सर्विस। आपने ऑनलाइन बैठ के किसी बच्चे को पढ़ाया, तो यहाँ पे सीधे सीधे कोई गुड एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सर्विस एक्सपोर्ट हो रही है। आप पढ़ा रहे हो, अपना ज्ञान दे रहे हो यूएस में बैठे हुए बच्चे को, तो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली अ सर्विस, ठीक है। तो ये जो WTO के एग्रीमेंट्स होते हैं, दे कवर ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, जिससे ये इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, चाहे बायलैटरल ट्रेड हो चाहे मल्टीलैटरल ट्रेड हो। और यहाँ पे टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाया जाता है, मेंबर कंट्रीज को ग्रेटर मार्केट एक्सेस दिया जाता है। तो सारी मेंबर कंट्रीज यहाँ पे जो कि WTO के मेंबर है, WTO इस बात को इंश्योर करेगा कि
कोई भी मेंबर कंट्री के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का डिसएडवांटेज ना हो, सारी मेंबर कंट्रीज को यहाँ पे इक्विटेबल तरीके से ट्रेड किया जाए, उनके खिलाफ जो भी गलत टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर लग रहे हैं उनको हटाया जाए। टैरिफ बैरियर मतलब इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा दी, नॉन टैरिफ बैरियर मतलब क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस रख दिए। यूरोप ने बोला कि जो मैंगो आता है इंडिया से यूरोपियन यूनियन में, उसमें जो सल्फर का कंटेंट है वो इतने % से ज्यादा नहीं हो सकता, अगर होगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे। ये क्या होगा, ये क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हो गया। तो ये नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस में आते हैं। मैं आपको बस टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स के बीच का फर्क बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके फिर से रिवाइंड करके सुनो। मुझे पूरी किताबें कंप्लीट करनी है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट मेंबर है। इंडिया हैज बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स, रेगुलेशंस एंड सेफगार्ड्स। तो भैया दुनिया भर में ग्लोबल रूल्स बनाने में, रेगुलेशंस, सेफगार्ड्स बनाने में, डेवलपिंग वर्ल्ड के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में इंडिया हमेशा आगे रहा है। इंडिया ने हमेशा अपने आप को कमिट किया है टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। डब्ल्यूटीओ में एक एक्टिव रोल प्ले किया है। कहीं ना कहीं हमने अपने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को हटाया, इंपोर्ट्स पे टैरिफ रेट्स को हटाया। जो भी डब्ल्यूटीओ ने हमसे करने को कहा हमने वो किया, ठीक है। और हमने ये भी एक्सपेक्ट किया कि कहीं ना कहीं डब्ल्यूटीओ से हमको मदद मिलेगी। देखिए हमको मिली डब्ल्यूटीओ से मदद, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे स्कॉलर्स इस डब्ल्यूटीओ की एग्जिस्टेंस पे एक बहुत बड़ा सवाल भी उठाते हैं। दो सवाल कौन से बेसिस पे उठाते हैं, उस बेसिस को यहाँ पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला बेसिस तो ये है कि जब शुरुआत में डब्ल्यूटीओ बना था, ये बात हो रही है 1948, 1950s और 1960s की। उस समय पे जो भी ट्रेड होता था दुनिया भर में वो ज्यादातर डेवलप्ड नेशंस के बीच में होता था और डेवलपिंग नेशंस भी पार्ट थे डब्ल्यूटीओ के। तो क्या मतलब था डब्ल्यूटीओ का डेवलपिंग नेशंस के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रेड हो रहा था वो तो डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में हो रहा था और डब्ल्यूटीओ में डेवलपिंग कंट्रीज भी पार्ट थी। तो डेवलपिंग कंट्रीज कोई बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले नहीं कर पा रही थी डब्ल्यूटीओ के अंदर, ऐसा बोला गया। क्योंकि डब्ल्यूटीओ का जो रूल बेस्ड रेजिम्स था उसका फायदा कहीं ना कहीं ये डेवलप्ड वर्ल्ड की कंट्रीज उठा रही थी। पहली बात तो ये बोली गई। दूसरी बात, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वो डब्ल्यूटीओ के नियम कानूनों का गलत प्रकार से इस्तेमाल कर रही थी। जैसे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूएसए जैसी, ये अपने देश के किसानों को बहुत हैवी एग्रीकल्चर सब्सिडीज दे रही थी और एट द सेम टाइम ये डब्ल्यूटीओ में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूएसए जैसी, वो डब्ल्यूटीओ के नियम कानून का इस्तेमाल करके इंडिया जैसी कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि इंडिया जैसी कंट्रीज अपने एग्रीकल्चरल मार्केट को यूएस के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए ओपन करें। यूएस में मैसिव स्केल पे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर होता है। वहां पे एक एक फार्मर के पास 5,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड होते हैं और वो बहुत आराम से बहुत सस्ता अनाज इंडिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ज्यादातर फार्मर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। इंडिया में मैकेनाइजेशन और कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत कम हुआ है। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज डब्ल्यूटीओ के मैकेनिज्म का फायदा उठा के इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई आप अपने एग्रीकल्चरल मार्केट को यूएस प्रोडक्ट्स के लिए खोलें, आप अपने किसानों को कम सपोर्ट दें। इस प्रकार से गलत तरीके से डब्ल्यूटीओ का प्रयोग करने की कोशिश की है हमेशा से यूएस जैसी कंट्रीज ने और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज ने। तो इस बेसिस पे बहुत सारे स्कॉलर्स ने डब्ल्यूटीओ के रोल को क्रिटिसाइज भी किया है। ऐसा लगता है कि डेवलप्ड कंट्रीज डब्ल्यूटीओ के मैकेनिज्म का गलत इस्तेमाल करके चीट कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। अब कितना चीट कर रहे हैं कितना चीट नहीं कर रहे हैं तो देखिए बाद में हमको पता ही चल जाएगा। यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे का, ग्रोथ ऑफ जीडीपी एंड मेजर सेक्टर्स टेबल 3.1 में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर 1980 से 1991 में, 1992 से 2001 में, 2002 से 2007 में, इस पीरियड में एग्रीकल्चर कितना ग्रो किया, इंडस्ट्री कितनी ग्रो की, सर्विसेज कितना ग्रो किया। आप कह सकते हो कि प्राइमरी सेक्टर कितना ग्रो किया, सेकेंडरी सेक्टर कितना ग्रो किया, टर्शरी सेक्टर कितना ग्रो किया। इस डाटा के बेसिस पे यहाँ पे कुछ एनालिसिस दी गई है। इस एनालिसिस को समझेंगे यहाँ पे, इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट। अब ये जो रिफॉर्म प्रोसेस हुआ है इसके असेसमेंट को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। भाई 3 डेकेड से रिफॉर्म प्रोसेस चल रहा है। 3 डेकेड्स मतलब कि 1991 से अगर आप शुरुआत मान लो और अभी 2021 चल रहा है तो लगभग 30 साल तो भाई हो ही चुके हैं आपके रिफॉर्म्स को पैदा किए हुए। देखते हैं भाई रिफॉर्म्स की परफॉर्मेंस किस हिसाब से यहाँ पे रही है। वैसे तो परफॉर्मेंस 2014-15 तक इस टेबल में क्लियर कट तरीके से दिखाई गई है और इसी टेबल को यहाँ पे इलेबोरेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है कि 1991 के बाद अगर आप देखो तो जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ी है पहले 2 डिकेड्स के लिए, ठीक है। 1980 से लेके 1991 के पीरियड में जो जीडीपी है वो 5.6% से बढ़ी है और 2007 से 12 के पीरियड में 8.2% से बढ़ी है। ये बात तो यहाँ पे देखिए लिखी है। 1891 में 5.6% और
7 से 12 में 8.2%। ये तो ओवरऑल जीडीपी की बात कर रहा है। फिर यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन ही बता रहा है, ये बता रहा है कि कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हुआ, कैसे इंडस्ट्री सेक्टर ग्रो हुआ, कैसे सर्विस सेक्टर ग्रो हुआ। मैं आपको सिंपल आइडिया दे देता हूँ। 1980 से 91 में सर्विस सेक्टर 6.7% बढ़ा। अगर आप 2007 से 12 का टाइम पीरियड देखें तो सर्विस सेक्टर 10% बढ़ा है। 12 से 13 में 8% बढ़ा है। 2013-14 में 7.8% बढ़ा है। 14-15 में 9.8% बढ़ा है। तो अगर आप सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को देखोगे 1992 से लेकर 2001 में, 2002 से लेकर 2007 में, भाई सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत कंसिस्टेंट रहा है सर्विस सेक्टर अपने बढ़ने में। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमको कुछ फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं, जैसे कि 1980 से 91 के टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियल सेक्टर 7.1% से बढ़ा। उसका रीजन ये था कि पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप्ड ही नहीं था, अब तेजी से डेवलप होना शुरू हुआ। 92 से 2001 में 6.5% से, भाई 2002 से लेकर 2007 में इंडस्ट्रियल सेक्टर 9.4% से बढ़ा, बहुत तेज इंक्रीमेंट है। 7 से 12 में 7.4% अच्छा इंक्रीमेंट है, लेकिन 2012-13 में 3.6% पे आ गया, 13-14 में 5% पे आ गया। यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ है वो ट्रेमेंडसली नीचे आई। और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ की बात की जाए तो 3.6%, 3.3, 2.3, 3.2, 1.5, 4.2, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में रेवोल्यूशनरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको रेवोल्यूशनरी और बहुत ही तेज ग्रोथ देखने को मिलती है, और वो ग्रोथ ऐसी होती है कि वो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी को संभाल देती है। बट एग्रीकल्चर में ग्रोथ लिमिटेड होती है, और वो यहाँ पे नंबर्स देखने को हमको पता चल रहा है। कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन चलते, उसके चलते बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आया। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन का पैसा इंडिया में आया, तो यूएस डॉलर आया, जापान रेनमिनबी आया, चाइनीज आप कह सकते हो मैंडरिन आया, मतलब मैंडरिन तो खैर वहां की भाषा है, चाइनीज करेंसी इंडिया में आई। तो बेसिकली ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया बाहर से इंडिया के अंदर, ये दो भागों में आया। एक तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरह है, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की तरह है। एफडीआई और एफआईआई के बीच के फर्क को मैं पहले बता चुका हूं, एक बेसिक तरीके से आपको बताता हूं। कोई बाहर की कंपनी आई और उसने बाहर की कंपनी ने इंडिया के एसेट्स में इन्वेस्ट किया। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए फेसबुक कंपनी इंडिया में आई, फेसबुक कंपनी ने इंडिया में आके जियो के 10% शेयर खरीद लिया, अभी रिसेंटली खरीदे थे ना। तो जियो एक वेल सेटल्ड कंपनी है, उसके 10% शेयर्स को रिलायंस फेसबुक ने खरीद लिया, और फेसबुक ने उसके लिए पैसा इकोनॉमी में पंप इन किया। ये भी एक प्रकार की एफडीआई है, जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट्स को फेसबुक ने खरीदा। कल की डेट में मान लीजिए यूएसए की कोई कंपनी है मित्सुबिशी इंडस्ट्रीज, ये जापान की है, और मित्सुबिशी इंडस्ट्रीज इंडिया में आके एक नया पावर प्लांट एस्टैब्लिश करती है, तो वो क्या होगा, एक ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट, वो भी एक एफडीआई होगी। तो ये दोनों एफडीआई है। तो एफडीआई ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट में भी आ सकती है, ब्राउन फील्ड में भी आ सकती है, मतलब बिल्कुल एक नए प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए भी आ सकती है, एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए भी आ सकती है। एफडीआई जो कि एक नए प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए आती है, उसको ज्यादा अच्छा बोला जाता है। क्यों ज्यादा अच्छा बोला जाता है? क्योंकि जब नया प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो इकोनॉमी को एक नया पुश मिलता है, नए लोगों को नौकरियां मिलती हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो इकोनॉमी पे उसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट आता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट्स को जब खरीदते बेचते हैं तो इकोनॉमी में ज्यादा इंप्लॉयमेंट और ज्यादा प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेसबुक ने रिलायंस के जियो के 10% शेयर खरीदे हैं, तो अब यहाँ पे इंप्लॉयमेंट कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जियो का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी सेट है, जियो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करके रख रखा है। यहीं पे अगर ऐसा कोई एफडीआई जहाँ पे नई नौकरियां क्रिएट हो तो बात अलग है, बट ये दोनों एफडीआई कैटेगरी में आते हैं। दोनों में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया में आ रही है। दूसरे प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये थोड़ी सी ट्रिकी होती है, एकदम से आई एकदम से गई। तो जो बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं वो झटके में इकोनॉमी में एंट्री मारते हैं, झटके में इकोनॉमी से बाहर निकल जाते हैं। तो बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं उनको दिखेगा कि आज की डेट में इंडिया में 5% रिटर्न मिल रहा है, तो इंडिया के बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। कल उनको दिखेगा कि बीजिंग शंघाई के स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, वो वहां चले जाएंगे। तो ये होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी में जितनी इंडिया में आएगी उतनी तेजी से इंडिया से बाहर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1991 में इंडिया में आ रही थी लगभग $100 मिलियन, और ये पहुंच गए $30 बिलियन तक कब 2017-18 में। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 1990-91 में $6 बिलियन पे थे, 2018-19 में वो $413 बिलियन पे आ चुके हैं। अब तो वो काफी आगे जा चुके हैं। इकोनॉमी देखिए बहुत बड़ी है दोस्तों, इकोनॉमी में बहुत सारे कंसेप्ट आपको इंटरग्रेट करके देखने पड़ेंगे,
बहुत सारे ट्रिकी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत सारी वीडियोस का रेफरेंस देता हूँ। अगर आप मुझसे बोलो एफडीआई, एफआईआई, फॉरेक्स रिजर्व, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब मैं आपको झटके में 5 मिनट में बता दूँ, आपको कोई बता नहीं सकता है। बेवकूफ़ जरूर बना सकते हैं लोग। आगे बात की जाए तो इंडिया वन ऑफ दोज कंट्रीज है जिसके पास वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। नंबर 1 में बात की जाए चाइना है, नंबर 2 पे बात की जाए तो जापान है, नंबर 3 नंबर 4 पे आता है इंडिया। इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडिया रिसेंटली बहुत तगड़ा एक्सपोर्टर बन गया, ऑटो पार्ट्स का, इंजीनियरिंग गुड्स का, आईटी सॉफ्टवेयर और टेक्सटाइल्स का। रिफॉर्म्स के चलते हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके चलते इंडिया के अंदर फॉरेक्स रिजर्व्स पहुंचाता जा रहा है। बाहरी कंट्रीज आके कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है इंडिया के अंदर, तो बहुत सारा एफडीआई इंडिया के अंदर आ रहा है, उसके चलते भी इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे हैं। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि रिफॉर्म प्रोसेस का इंडिया पे फायदा क्या क्या हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिफॉर्म प्रोसेस को गजब तरीके से क्रिटिसाइज भी किया है। ठीक है ना। ये बताया गया कि जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो हमारी इकोनॉमी की कुछ बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ले लीजिए, एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम लीजिए, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फिस्कल मैनेजमेंट, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को ये जो रिफॉर्म्स है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के, ये आज तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं सॉल्व कर पाए हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना।